नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, सीएससी के माध्यम से आधार यूशल का सेंटर चलाते हैं और आपका अभी आधार यूशल सेंटर चल रहा है यानी कि बंद नहीं हुआ है, या फिर आप एक नया सीएससी के माध्यम से आधार यूशल सेंटर खोलना चाहते हैं, तो आप सभी को दोस्तों ये पूरा वीडियो देखना है बहुत ध्यान से, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में मैं वो वजह बताने वाला हूँ जिसके कारण बहुत सारे सीएससी वीएलई भाइयों का सेंटर जो है बंद हो गया है, उनका इनवायलेट सुपरवाइज़र हो गया है और काफ़ी मेहनत काफ़ी पैसा लगाने के बाद भी वो अब अपना आधार यूशल का सॉफ्टवेयर नहीं चला पा रहा है। ठीक है, तो ये सारी दिक्कत जो है बाकी वीएलई भाइयों तक ना हो, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसको ध्यान से देखिएगा और साथ ही साथ अपने जो भी सीएससी वीएलई भाइयों के ग्रुप हैं उनमें भी जरूर भेजिएगा ताकि सभी को इसके बारे में पता चल सके। ठीक है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ सभी दोस्तों को बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपका कोई सवाल है तो वीएलई सोसाइटी मोबाइल ऐप प्ले स्टोर पर बिल्कुल फ्री है, वहाँ से भी आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप एक सीएससी वीएलई है आधार यूशल सेंटर चला रहे हैं तो आपको आई होप ये सीएससी आधार यूशल की ट्रेनिंग के लिए मेल आया होगा और उसमें भी ये सारी चीज़ें आपको कुछ बताई होंगी, लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर कट फिर से बता देना चाहता हूँ ताकि जिन वीएलई भाइयों को अभी ट्रेनिंग नहीं हुई है या ट्रेनिंग में ये चीज़ें नहीं क्लियर हो पाएंगी वो चीज़ें आपको पता चल जाए। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछले दिनों आधार यूशल सेंटर्स के काफ़ी दोस्तों के सेंटर बंद हो गए। किसी का इनवायलेट ऑपरेटर बता रहा है तो किसी का जो आपका जो है इनवायलेट एसोसिएशन बता रहा है, किसी का कुछ और उनका जो है सेंटर किसी का 3 महीने किसी का 1 साल इस तरीके से बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो आप अगर एक सीएससी वीएलई हैं तो आप सभी को पता होगा कि इस कैटेक आईपी बीसी और इन सब में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बाद फिर जाके एक आधार यूशल सेंटर चालू होता है। ठीक है, तो ऐसे में अगर आपका सेंटर चल गया है, आपने इसके लिए अप्लाई किया है, तो आधार यूशल सेंटर पर काम करते हुए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो सबसे पहले आप समझ लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बेसिक से शुरुआत करता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनरोलमेंट फॉर्म को भरने में बहुत सारे वीएलई भाइयों का और कस्टमर से गलतियां होती हैं, जिसके कारण ज़्यादातर जो डाटा क्वालिटी के भीतर या DOE एंड DOE2 के भीतर जो आधार यूशल सेंटर बंद हो रहे हैं उसका मेन रीज़न है इस फॉर्म का गलत भरा होना या सही तरीके से जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके हिसाब से ना भरा होना। ठीक है, तो क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, तो जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं इस फॉर्म को हिंदी में भर देते हैं या फिर यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं उसके बाद काट पीट हो जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली देखो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो फॉर्म भरा जाना है वो केवल और केवल कैपिटल लेटर्स में ही भरा जाना है, इंग्लिश में। ठीक है, इसको किसी और लैंग्वेज में आपको नहीं भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई कस्टमर है उनको नहीं भरना आता है तो उनसे बोलिए किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से भरवाएं अपना, और उसको जो है क्लियर ही भरना है। ठीक है, अगर वो इंडिया में ही रहता है तो यहाँ पे रेजिडेंट पे जरूर टिक होना चाहिए। अगर कहीं बाहर का है और इंडिया का मूल निवासी है, इंडिया में आधार बनना है, अपडेट होना है ना बनना है, तो यहाँ पे NRI वाले पे टिक करना है अगर वो भारत से बाहर रहता है। ठीक है, यहाँ पे आधार नंबर उसका डालना है, फिर आपको यहाँ पे वो क्या काम करवा रहा है आपके आधार में। ठीक है, जैसे कि अगर उसने मान लेते हैं कि एड्रेस करेक्शन के लिए आया और उसमें मोबाइल नंबर नहीं लगा था, आपने कर दिया लेकिन यहाँ पे टिक नहीं किया, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा जितने भी आप काम करते हैं वहाँ पे इसमें टिक होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये माना जाएगा कि कस्टमर की बिना इच्छा के खिलाफ आपने जो है वो काम किया है। ठीक है, तो यहाँ पे वो टिक कर देना है और कस्टमर के यहाँ पे फुल नाम कैपिटल लेटर में लिखना है, CO में उसके फादर नेम लिखा जाएगा या हस्बैंड जो भी है। यहाँ पे कई दोस्त क्या करते हैं कि वहाँ पे एड्रेस लिख देते हैं, या ये चीज़ें नहीं करनी है। एड्रेस के लिए अलग अलग देखो ये पिन कोड का दिया हुआ है, स्टेट और इस तरीके से अलग अलग कॉलम है उनका, पोस्ट ऑफिस वगैरह यहाँ अलग अलग कॉलम के सामने ही लिखना है। ठीक है, अभी क्या होता है कई बार जो है किसी का करेक्शन करते हैं, हमने यहाँ पे भी टिक कर दिया क्या करना है। ठीक है, और यहाँ पे भी हमने लिख दिया कि उसने कौन सा डॉक्यूमेंट लगाया है, बट यहाँ पे टिक नहीं करते हैं कि किस बेसिस पे हम उसका जो है चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा से जब भी आप करेक्शन कर रहे हैं उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको यहाँ पे टिक करना है कि डॉक्यूमेंट बेस्ड पे आप उसका जो है करेक्शन कर रहे हो। ठीक है, और डॉक्यूमेंट बेस्ड में भी क्या लगाना है, तो देखो यहाँ पे आपको नीचे लिस्ट मिल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके भीतर मान्य हैं। हालांकि ये डॉक्यूमेंट्स आपको आधार यूशल सॉफ्टवेयर में भी दिख जाते हैं जब आप करेक्शन करते हैं, बट उससे पहले ही आप जब कस्टमर फॉर्म भर के देता है तो उसमें देख लें कि वो क्या करेक्शन करवाने आया है और उसके भीतर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, वही चीज़ उसने भरी है या नहीं भरी, यानी कि जो इस लिस्ट में लिखी हुई है उसी लैंग्वेज में भरा जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं यहाँ पे उसमें लिस्ट में कुछ और दिया हुआ है और आपने यहाँ पे कुछ और भर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा ताकि जो है UID को वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो कि वो समझ ना पाएँ और आपका गलत डॉक्यूमेंट की वजह से डॉक्यूमेंट बेस्ड में आपका रिजेक्ट कर दें। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वो जो चीज़ करेक्शन करवाता है उसके, जैसे उसने नाम चेंज करवाया तो POI नाम के लिए POI वाला होता है, तो उसमें एक भरा होना चाहिए कि क्या डॉक्यूमेंट है
और इन सब के बाद आपको जो है यहाँ पे कस्टमर का सिग्नेचर इम्पॉर्टेंट है लेना, हर हाल में ये होना ही होना चाहिए। अदरवाइज़ ये नहीं है तो ये फिर ऑपरेटर की गलती मानी जाएगी। और साथ ही यहाँ पे वेरीफायर का सिग्नेचर एंड स्टैंप होना चाहिए। अगर आपको ट्रेनिंग हुई है तो वेरीफायर के बारे में बताया होगा, एक कोई सरकारी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड जो अधिकारी होता है या कोई भी मास्टर टीचर वगैरह हैं, उनको आप अपने यहाँ पे वेरीफायर रख सकते हैं। वो अपना जो भी कस्टमर आएगा उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखेंगे, उसकी जो जानकारी फॉर्म में भरी गई है उसका मिलान करके यहाँ पे अपना सिग्नेचर स्टैंप लगाएंगे, ताकि जो है वो चीज़ वेरीफायर के उसको हो जाएगी कि हाँ उन्होंने वेरीफाई कर लिया है। क्योंकि अगर वेरीफायर नहीं वेरीफाई करता है और आप जो है कर देते हैं और यूआईडी वहाँ वेरीफाई करता है और गलती पाई जाती है, तो ऐसे में पूरी की पूरी जिम्मेदारी ऑपरेटर की हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अब आगे बात करते हैं, ये तो हो गया फार्म की बात। अब यहाँ पे कई लोगों को दिक्कत ये आती है कि किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है, तो उसके लिए प्रधान वाला या कोई भी डॉक्यूमेंट लगाने के लिए आप फॉर्म ये वाला यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे दोस्तों समस्या, सबसे बड़ी समस्या के जड़ और सबसे ज़्यादा ऑपरेटर के ब्लैकलिस्ट एक्टिवेट होने की वजह है यही फार्म। ये फार्म किस लिए है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलतियाँ इसी फार्म में होती हैं और सबसे ज़्यादा ऑपरेटर डीएक्टिवेट इसी से होते हैं। ठीक है, तो जब भी आप किसी को दोस्तों ये फार्म दे रहे हैं प्रमाणित करवाने के लिए, पहले तो कोशिश करिए उसका ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो ऑनलाइन वेरीफाई किया जा सकता है और यूआईडी की दी गई लिस्ट में अवेलेबल है। ठीक है, जैसे कोई वोटर आईडी होता है, आजात निवास होता है, इस तरीके की जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको ऑनलाइन वेरीफाई किया जा सकता है, उनको पहले प्रेफर करिए कि वो डॉक्यूमेंट उस कस्टमर को मिल जाए। भले ही 2-4 दिन टाइम लगे, लेकिन वो कस्टमर वो फॉर्म लेके आए अगर उसको मिल सकता है ईजिली। तो लास्ट ऑप्शन के रूप में ही आप इस फॉर्म को, इस सर्टिफिकेट को लगाएं। क्योंकि दोस्तों इसमें होता क्या है कि इसमें इतना कॉम्प्लेक्स ये फॉर्म है, इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती रह ही जाती है, जिसके कारण हो जाता है इसमें दिक्कत। ठीक है, तो इसमें क्या दिक्कत होती है वो मेन पॉइंट में यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो डेट है वो भरी होनी चाहिए और वो भी लास्ट 3 मंथ के भीतर ही जारी होना चाहिए, ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे रेजिडेंट और अपडेट के लिए है तो अपडेट रिक्वेस्ट पे टिक होना चाहिए। आधार नंबर यहाँ पे लिखा होना चाहिए और ये फार्म भी इंग्लिश में कैपिटल लेटर में ही भरा होना चाहिए, इसको और किसी लैंग्वेज में नहीं भरना है। प्लस यहाँ पे जब आप फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे देखेंगे छोटी छोटी लाइनें बनी हुई हैं, तो इस फॉर्म को भरते समय ध्यान देना है कि ये जो अलग अलग बॉक्स हैं इस तरीके से, ऐसा नहीं कि इस तरीके से फॉर्म भरा गया है, जो बॉक्स की लाइनें बनी हैं एक एक अक्षर हर बॉक्स में हो, कोशिश करिए इस तरीके से, ताकि वो ओवरराइट ना हो, एक दूसरे के ऊपर क्लियरली दिखने में आए। ठीक है, और ये सारा करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे कस्टमर का जो फ़ोटो लगेगा उसके ऊपर मोहर होनी चाहिए और वहाँ पे भी स्टैंप होनी चाहिए। प्लस जो है यहाँ पे कस्टमर का सिग्नेचर होना चाहिए और इस फॉर्म में कहीं भी काटपीट नहीं होनी चाहिए। अगर काटपीट है तो कस्टमर को भले 2 बार जाना पड़े उसको प्रमाणित करवाने के लिए, लेकिन जो है आप काटपीट वाला बिल्कुल भी ये फॉर्म एक्सेप्ट ना करिए, क्योंकि इसके भीतर ये एक टेम्परेरी आईडी के रूप में ही होता है। और अगर उसने प्रमाणित करके मान लेते हैं कि काटपीट हो गया जेन्युइन केस है, लेकिन ये भी हो सकता है कि प्रमाणित करने वाले ने कुछ और प्रमाणित करके दिया हो और बाद में उसमें कस्टमर ने चेंज किया हो, क्योंकि ये 1 टाइम आईडी है। तो इसके लिए आप इसमें कोई भी ओवर राइटिंग काटपीट बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो वो फिर आपकी कमी आएगी, उसके लिए आपको ही पेनलाइज किया जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है यहाँ पे सर्टिफायर की डिटेल्स जो है बिल्कुल क्लियरली भरी होनी चाहिए, उसका मोबाइल नंबर भरा होना चाहिए, यहाँ पे उसकी मोहर, यहाँ पे उसका सिग्नेचर होना चाहिए, चाहे वो प्रधान करे, स्कूल से करे, MP MLA तहसीलदार कोई भी करें, उनका यहाँ पे सिग्नेचर स्टैंप और फोटो के ऊपर क्रॉस सिग्नेचर स्टैंप होना चाहिए। प्लस यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस जो है टिक होने चाहिए और यहाँ पे किसने प्रमाणित किया है वो टिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे तीनों जगह जैसे कि मैं आपको देख रहा होगा कि यहाँ पे देखो डेट होनी चाहिए नीचे जहाँ पे वो प्रमाणित कर रहे हैं, फ़ोटो पे भी डेट होनी चाहिए और प्लस यहाँ पे भी डेट होनी चाहिए। और ये तीनों डेटें एक ही होनी चाहिए, ये नहीं यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और। ये चीज़ ज़रूर से ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जिनके कारण डॉक्यूमेंट बेस्ड वाला सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे जब ये फॉर्म आप एक्सेप्ट करते हैं तो इस फॉर्म के नीचे ही आपको दिया हुआ है, देखिए कि कौन से नंबर पे क्या चीज़ आप सही कर सकते हो इस फॉर्म से। ठीक है, तो वो चीज़ आपको यहाँ जब इनरोलमेंट फॉर्म में जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको क्लियरली वो सारी चीज़ें लिखी मिलती हैं कि क्या आपको सेलेक्ट करना है अगर आप ये डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखो 31 या 32, तो यहाँ पे आपको इस फॉर्म में क्लियर मिल जाता है कि सर्टिफिकेट कंटेनिंग नेम, DOB एंड फोटोग्राफ इशूड बाय जो भी विलेज पंचायत है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है,
उनके द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ इसी तरीके से सेलेक्ट करनी है। ऐसे नहीं है स्कूल ने प्रमाणित कर दिया है तो फोटो ID बाय स्कूल या ये आपको जो इस सर्टिफिकेट का नाम है वही सेलेक्ट करना है, इसके अलावा अदरवाइज़ कुछ नहीं सेलेक्ट करना है, अदरवाइज़ वो भी एक वायलेशन होता है, उसके कारण भी प्रॉब्लम होती है। मैं रिकमेंड करूँगा कि यहाँ जब भी किसी को आप ये फार्म दे रहे हैं तो उसके साथ में ये एग्जाम्पल वाला फार्म भी उसको ज़रूर से दे दें, ताकि वो क्या करे कि इससे जो है अपना देख लेगा किस तरीके से वो चीज़ें भरनी है और किस तरीके से क्या है। भले आपका जो उसका सर्टिफिकेट का है 2 पेज जाएगा, लेकिन उससे आपका बहुत बड़ा टेंशन कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्लियरली आप सभी को बता ही दिया हो गया होगा कि आपको जब भी आधार यूसीएल सेंटर से कोई भी करेक्शन करते हैं वहाँ पे केवल और केवल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही एक्सेप्ट करने हैं, फोटोकॉपी या किसी भी तरीके का कोई भी एडिशनल चीज़ नहीं एक्सेप्ट करना है। वही चीज़ डायरेक्टली स्कैन करनी है, अपने पास रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कस्टमर को वापस कर सकते हैं। और चार्जेस पे बहुत ही ध्यान दें, ओवर चार्ज बिल्कुल किसी भी कीमत पे ना करें, क्योंकि ऐसे में दोस्तों जो है आधार यूसीएल सेंटर काफ़ी मुश्किल से मिलता है और अगर मिलने के बाद बंद होता है तो काफ़ी तकलीफ होती है। इसलिए आप जो है सब लोग सही बताई गई गाइडलाइंस के हिसाब से ही काम करें और इन फॉर्म को भरने में काफ़ी सावधानी बरतें, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑपरेटर को डिक्टिवेशन या प्रॉब्लम CSC आधार यूसीएल सेंटर बंद होने का जो मेन कारण है, ये छोटी मोटी गलतियां हैं जो डे टू डे हम लोग करते हैं और हमें लगता है ये ठीक है। लेकिन आपको केवल और केवल UID की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेटेड फॉर्म है वो यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। UID की वेबसाइट पे जाओगे तो देखो लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको ये प्रमाणित वाला फार्म मिल जाएगा। ये अपडेटेड ही यूज़ करना है और यहाँ पे आपको ये करेक्शन वाला फॉर्म भी यहाँ पे यहीं से डाउनलोड करके करना है। हालांकि आप चाहो तो 150 इसके प्रिंट आउट निकलवा के रख सकते हो, लेकिन 1000-2000 मत निकलवाइएगा, क्योंकि यहाँ पे जब भी ये चेंज हो जाता है तो फिर आप पुराना फॉर्म लगाएंगे, वो भी एक कमी ही माना जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें इसी तरीके से करनी है, ठीक है। बाकी दोस्तों ये थोड़े से रीजंस थे कॉमन, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं जो आप डिपेंड करते हैं आधार यूजुअल के डीएक्टिवेशन के लिए। लिंक दे दिया है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके पढ़ लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इस वीडियो में ज़्यादा नहीं, अगर आप कहेंगे तो इसके ऊपर मैं अलग से भी एक डिटेल से वीडियो बना दूंगा। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ सभी दोस्तों जरूर पूछेगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।